नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इकोनॉमी के हमारे लेक्चर नंबर 6 में। सीरीज का ये 16th लेक्चर आ चुका है। देखते देखते वी आर ऑन 16th। और आज इंडियन इकोनॉमी का हमारा जो 6th लेक्चर है उसमें आज पूरा फोकस एक बहुत बड़ी चीज पे होगा और वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। इस पे हमने पहले टुकड़ों टुकड़ों में बात की, लेकिन आज केवल एक ही टुकड़ा है और वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। आर यू ऑल एक्साइटेड? शुरू करें। इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, हालांकि एग्रीकल्चर मॉड्यूल का भी है, लेकिन हम इसको इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से आज देखने की कोशिश करेंगे और इसमें गोता लगाएंगे हरित क्रांति के भीतर। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछ लूं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में एक चीज आपको क्या पता है? कोई भी एक सबसे प्यारी चीज, सबसे बढ़िया चीज जो आपको याद रह गई दिमाग में, वो हमारे साथ कमेंट थ्रेड में शेयर करें कि सर मुझे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में यार ये चीज बहुत बढ़िया से पता है। बताओ भैया क्या है। और अभी तक के पूरे 16 सेशंस जिसने देखे हैं उसको हमारा विशेष आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। एग्जाम में तुम्हें डबल मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से सेशंस देखते चलो दोस्तों, सेशंस को लाइक और शेयर करते चलो, चैनल के साथ अपने साथियों को जोड़ो, ये आपकी तरफ से समर्थन हमें चाहिए। 6 जुलाई और 8 जुलाई से बहुत प्यारे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। एसएनटी क्रैकर और इकोनॉमी क्रैकर दोनों के कॉम्बो ऑप्शंस भी हैं। जानकारी लीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और एनरोल कीजिए। एसएनटी क्रैकर में 25 सेशन का हमारा एक एसएनटी का पूरा यूपीएससी सिलेबस है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ एसएनटी विद कॉन्फिडेंस, आपको बहुत मजा आएगा। और साथ ही साथ कॉम्बो में 3 अद्भुत कोर्स साथ में जुड़ के मिलते हैं। उसी तरह इकोनॉमी क्रैकर में इकोनॉमी पर पूरा 36 घंटे का कोर्स है, बहुत प्यारा, 1 महीने में हो जाता है। ये मेरी इस साल की 4थी बैच आएगी, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारा सिलेबस आपके सामने है दोस्तों, आप इंजॉय कर रहे हैं सीरीज को, हमारे लिए खुशी की बात है। इंजॉय करते चलिएगा। ये रहा आज का एजेंडा। पहले 1 मिनट लगा के ये देखते हैं कि इसी रूरल इकोनॉमी 1 में हमने पिछली क्लास में क्या कवर किया था। आज रूरल इकोनॉमी 2 ले रहे हैं ना, तो रूरल इकोनॉमी 1 में हमने 4 दिन पहले क्या देखा था। इस सीरीज में एक दिन पढ़ते हैं इकोनॉमी, अगले दिन पढ़ते हैं साइंस एंड टेक, अगले दिन पढ़ते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी। क्या आप चाहोगे यही सीरीज हम ऐसी चलाएं? अभी तक तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और बढ़ाइए रिस्पॉन्स को। और अगर आप चाहते हो कि आगे फिर मैं पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, गवर्नेंस इन इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, हिस्ट्री भी पढ़ाऊं, तो बता दो कमेंट थ्रेड में। उसकी 3-3 की सीरीज बना देंगे, लेकिन एक बार में एक ही सीरीज चलेगी यार, दम ही निकल जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। तो शुरुआत करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन रूरल इकोनॉमी 2 में, हमारे सेशन 6 ऑफ इकोनॉमी। क्विक रिवीजन ऑफ प्रीवियस सेशन। याद आया दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? ग्रामीण और कृषि भारत में क्या बेसिक अंतर होता है। तो ऑल एग्रीकल्चरल इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चरल इंडिया इज रूरल इंडिया, बट नॉट ऑलमोस्ट ऑल रूरल इंडिया इज एग्रीकल्चरल इंडिया। इतना तो याद है ना। लगभग समस्त कृषि भारत ग्रामीण भारत है, लेकिन लगभग सारा या सारा ग्रामीण भारत कृषि भारत नहीं है, क्योंकि गैर कृषि काम धंधे बहुत बड़ा सेगमेंट है और ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कृषि 4 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हमने आपसे डिस्कस किया था, तो ये अंतर आपको मालूम होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जीडीपी जीवे के हिसाब से भी बातें की थी और हमारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बड़ी दुर्दशा चल रही है भाई साहब भारत में। आपके सामने है सारे आंकड़े, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सीएमआई और सीईडीए के ये फिगर्स हैं जो बताते हैं कि क्या स्थिति कितनी भयानक है। तो दिस इज हाउ व्हाट वी सॉ। अब आज का काम शुरू करते हैं, बहुत ही मज़ेदार, थोड़ी गर्माहट आ गई, उसके बाद अब मज़ा आएगा काम करने में। तो अब हम जब ग्रीन रेवोल्यूशन में अंदर उतरेंगे तो अब हम देखेंगे वो कौन महान विभूतियां थी, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था और एग्जैक्टली हुआ क्या। बहुत बड़ा टॉपिक है, काम की चीज़ों पे ध्यान देंगे, एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स की अप्रोच है। हर चीज़ आपको गहराई से समझे, आपके दिल में उतरे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें, ये मेरी कोशिश रहती है। एनवायरमेंट वाला पिछला लेक्चर देख लिया कि नहीं? इनऑर्गेनिक कार्बन से ऑर्गेनिक, कार्बन से इनऑर्गेनिक, कार्बन से ऑर्गेनिक, फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, याद है ना? तो क्या सबसे बड़ा फर्क है फोटो और कीमोसिंथेसिस में, बता दो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में रोल ऑफ चिदम्बरम सुब्रमण्यम। अब आप बोलेंगे ये भाई साहब कौन है, इनका तो हमने नाम तक नहीं सुना। अरे भैया यही तो गड़बड़ हो जाती है। भारत रत्न है सी सुब्रमण्यम साहब। ये भारत के एक राजनेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सेदारी की थी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और भारत में हरित क्रांति लाने के पीछे इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात तो आप में से कईयों को वाकई में नहीं पता थी। कंफर्म करो कि हाँ सर ये बात तो छूट ही गई थी। इन्होंने ही भारत में हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले सोचा और उसके लिए आवश्यक तत्व और लोग उपलब्ध कराए। आप फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और आपने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, बी शिवरमन और नॉर्मन बोरलॉग को इन्वॉल्व किया। इन्हें 1998 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला, तो ये जीके के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आप भारत की पूरी आधुनिक कृषि विकास नीति के जनक थे। और 1972 में जब भारत ने पहली बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन किया तो लोगों को समझ में आया कि मिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम की नीतियां, सोच, अप्रोच के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। हालांकि क्रेडिट डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, इन सबको जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को तो ग्लोबल क्रेडिट जाता है। लेकिन भारत में अगर आपको राजनीति का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सही राजनेता सही समय पर सही टैलेंट को आगे नहीं लाएगा, तो टैलेंट तो बहुत है भारत में, लेकिन सबको फिर वो प्लेटफॉर्म वैसा नहीं मिलता ना। ये बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं, कि टैलेंट तो ठीक है, लेकिन अगर सही प्लेटफॉर्म राजनीति देगी नहीं तो टैलेंटेड लोग भी भारत में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे राजनेताओं का महत्व थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए तो भारत रत्न में मिला भैया। फिर जब आप मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर थे तो जो HYV सीड्स की सारी बात होती है, आज मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ। आपको बहुत मजा आएगा। आज का टॉपिक इतना शानदार है कि पूछो मत। देखो 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 क्या क्या आ रहा है। और देखो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की क्रांति। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। तो दोस्तों, आपने HYV सीड्स जो भारत में सबसे पहले लाए, उसमें इनका रोल काफ़ी ज़्यादा था, और साथ ही इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी। सारा लक्ष्य ये था कि जो हम पूरी तरह अमेरिका से आयातित जहाज के जहाज भर के फूड ग्रेन, मतलब शिप टू माउथ हमारी एग्जिस्टेंस थी, उसको ख़त्म करना था। क्योंकि एक तो वो बड़ा डिमीनिंग था, इंसल्टिंग था, फॉरेन एक्सचेंज की हालत हमारी ख़राब हो जाती थी। याद रखिएगा 1950, 60, 70 और 80 के दशक में, 91 के पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का एक ही जरिया था, ऑफिशियल एड। IT सेक्टर तो था नहीं, डायस्पोरा से बाहर से ऐसा कोई पैसा आता नहीं था, तो ऑफिशियली हम ऑफिशियल एड से ही डॉलर्स कमाते थे, तो उसमें हमेशा तंगी रहती थी। अब तो आप जानते ही हैं कि 600 अरब डॉलर का पूरा स्टॉक खड़ा कर लिया है RBI ने, क्योंकि IT सेक्टर का फ्लो बना है, एक्सपोर्टर्स का फ्लो बना हुआ है, FPI का फ्लो बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। तब ये सब नहीं हुआ करता था, और रेमिटेंसेस तो भारत के 80 अरब डॉलर हर साल के हैं ही। तो ऐसे समय में ये अचीव करना देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब ये जो है मिनिस्टर C सुब्रमण्यम, इनके बारे में खुद द बिग मैन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या लिखते हैं? The vision of Mr. Subramaniam in bringing about agricultural change and in the very necessary political decisions needed to make this new approach effective was very important. The groundwork for this advance, यानी जो wheat में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भारत में हुआ, was solidly laid during 64 to 67 when he was the main politician guiding it. और नेचुरली इनके पीछे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सपोर्ट तो पूरा का पूरा था ही, और C सुब्रमण्यम ही थे जिन्होंने डॉक्टर MS स्वामीनाथन की नियुक्ति की थी। समझ में आया ना? मतलब स्वामीनाथन साहब के भी ये मेंटोर ही थे एक तरह से। और स्वामीनाथन ने तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन लाया। C सुब्रमण्यम ही वर्गीस कुरियन को भी इस फील्ड में इस तरह से लाया, NDDB के केस में। और कुरियन ने कहा था कि सुब्रमण्यम साहब ने जो ऑपरेशन फ्लड में काम किया, उस बारे में मीडिया ने कभी बात नहीं की, लेकिन उनका रोल बड़ा था। तो ये आपके लिए जीके का बहुत बढ़िया इनपुट हो गया। एक बार थोड़ी सी इसकी समरी निकाल दीजिएगा कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भाई चिदम्बरम सुब्रमण्यम का भारत में क्या रोल रहा, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कई बार मैं ये कहता हूँ कि भारत के आधुनिक 70 साल के इकोनॉमिक इतिहास में 3 लोग हुए जिन्होंने सबसे ज़्यादा डायरेक्टली नौकरी क्रिएट करने में बहुत अच्छा योगदान दिया। एक हैं श्री FC कोहली, दूसरे रहे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और तीसरे रहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने डायरेक्टली करोड़ों जॉब्स बनाए, लाइवलीहुड्स बनाई। FC कोहली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भारत में, बताइए हमें। अब आज आपने देखा चिदम्बरम सुब्रमण्यम, तो ये इनसे भी एक लेवल ऊपर है, क्योंकि इन्होंने फैसिलिटेट किया। ठीक है ना? मजा आया? ये बड़ा अच्छा चार्ट है दोस्तों, जो आपको भारत की जो पहली सरकार थी 52 की, वहां से NDA 2 की सरकार तक का GDP और एवरेज GDP ग्रोथ रेट और एवरेज इन्फ्लेशन बताता है। बहुत ही प्यारा चार्ट है। इसको शांति से 10 मिनट देके पढ़ना, PDF डाउनलोड करके। अभी तक के पूरे 16 PDF डाउनलोड हो गए भैया, कोई टेंशन तो नहीं। अब एक बार सारे प्रधानमंत्रियों की सूची याद कर ली जाए। सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उसके बाद 3 सरकारें पंडित नेहरू की थी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, फिर उनकी 2 बार सरकारें। चुनाव 71 के बाद तो वो आयरन लेडी बन के निकली। उसके बाद जनता पार्टी की सरकारें, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद इंदिरा जी की सरकार, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद VP सिंह, उसके बाद श्री चंद्रशेखर, उसके बाद PV नरसिम्हा राव, उसके बाद HD देवेगौड़ा, उसके बाद इंदर कुमार गुजराल, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 2 छोटी और एक फिर प्रॉपर पूरी सरकार, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, उसके बाद
नरेंद्र मोदी 2 बार। ये पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। बीच में फिर आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी नंदा साहब वगैरह, लेकिन मैंने मेन नाम आपको सारे बता दिए। उसी तरह प्रेसिडेंट्स के भी नाम मालूम होने चाहिए। तो मैंने अभी जो बताया, किसी ऑर्डर में सारे प्रधानमंत्रियों के और सारे राष्ट्रपति के नाम एक बार कमेंट थ्रेड में कोई बढ़िया कंपाइल कर दो यार, वॉलंटियर, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा वॉलंटियरिंग करो यार, इतना प्यारा ज्ञान का पूरा सेशन चल रहा है। तो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। रोल ऑफ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जिन्होंने ये सब फैसिलिटेट किया जो सुब्रमण्यम साहब ने किया, वो नेहरू जी के कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हुआ करते थे शास्त्री साहब पहले, और आप प्रधानमंत्री बने 9 जून 1964 को, जब चीन के साथ युद्ध के बाद के बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम होते चले गए जिसने नेहरू की बलि ही ले ली, और भारत की इकोनॉमिक वीकनेस भी बड़ी स्पष्ट सामने आ गई थी। उसी समय भारत में फूड की शॉर्टेजेस बड़ी भयंकर हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ गया था, और शास्त्री साहब उस वक्त फिर 5 ईयर प्लान से जो है बड़े वो दुखी हो गए थे कि ये सेंट्रल प्लानिंग का ही घोटाला है जो भारत में इतनी दिक्कतें हो रही है, और अब हमको थोड़ा सा ओपन अप करना चाहिए। ये उनको लॉजिकली समझ में आया, और वो उस हद तक उन परिस्थितियों में, देश काल परिस्थिति की बात होती है, वो सही भी थे, मतलब वो गलत भी नहीं कह रहे थे। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? तो प्यारे दोस्तों, ही रिन्यूड द फोकस ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो पीसी महालनोबिस साहब ने बनाया था, उसमें फोकस हमने एग्री से हटा के इंडस्ट्री कर लिया था। ये बात नेहरू जी ने बाद में पार्लियामेंट में स्वीकारी भी थी कि भाई हाँ, ये हमसे गलती हुई, हमको लगा था एग्रीकल्चर स्टेबलाइज हो जाएगा 5 साल बाद, हो नहीं पाया, तो हमने इंडस्ट्री पे जो फोकस किया उससे थोड़ा हमारा नुकसान हुआ, शॉर्टेजेस बढ़ गई वगैरह। कर करके सीखते हैं, यंग कंट्री है तो उस वक्त की हालात बहुत अलग थे। तो फिर ये जो फूड की शॉर्टेजेस और इन्फ्लेशन, इसने शास्त्री जी को कन्विंस कर दिया कि सेंट्रलाइज प्लानिंग और प्राइस कंट्रोल छोड़ के लिबरलाइजेशन करो, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाओ, थोड़ा प्राइवेट एंटरप्राइज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाए, प्लानिंग कमीशन के रोल को थोड़ा सा कम करें। और शास्त्री जी 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद काफ़ी बड़े नेता बन के उभरे और उस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में सोचने लगे। और फिर सी सुब्रमण्यम साहब और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो उस वक्त उन्होंने जो कुछ कहा और उन्होंने जो कुछ काम भारत में ये लाने के लिए अलग अलग राज्यों में, साउथ के हों, नॉर्थ के हों, काफ़ी रेवोल्यूशनरी माना गया। तो आपको हरित क्रांति का जनक कहते हैं भारत में। आप ही ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी 2000 के दशक में यूपीए की सरकार में दी। वो रिपोर्टों पे ज़्यादा कभी कुछ हुआ नहीं, हालांकि मल्टीपल गवर्नमेंट से कहती रही कि हमने स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर दिया है, लेकिन उसमें बहुत सारा फैक्ट के साथ खिलवाड़ी रहता है। सच्चे अर्थों में कभी भी उनकी रिपोर्टों को उस जिस ढंग से जमीन पे उतरना चाहिए था वो नहीं उतारा गया। अब हम थोड़ा सा ध्यान जो ओरिजिनल हीरो हैं उन पे लगा लेते हैं। यह है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की कहानी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वो हीरो रहे जिन्होंने करोड़ों लोगों को भूख से मरने से बचा लिया, और इनकी पूरी कहानी जो है दोस्तों वो बड़ी मजेदार है। मेक्सिको में भोजन का अकाल पड़ा हुआ था, उतना भोजन ही नहीं था जितनी डिमांड थी। हम बात कर रहे हैं 1940s की। अमेरिका सोवियत संघ के सामने भिड़ा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो दोस्ती हो गई थी एलाइड फोर्सेस की, उसके बाद दोनों भिड़ गए। अमेरिका को इस बात का भयंकर डर था कि अगर मेक्सिको में भूखमरी है तो लोग हथियार उठा लेंगे, तो कम्युनिस्ट घुस जाएंगे, और अमेरिका अपने बैकयार्ड में कम्युनिज्म नहीं चाहता था बिल्कुल भी। इसीलिए अमेरिका ने अपने पूरे साइंटिस्ट के दल को मेक्सिको भेज के ग्रीन रेवोल्यूशन करवाया कई सालों में। आपको बात समझ में आई? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो एक्चुअल जमीन पे काम करने वाला आदमी था, उनको बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए ब्रीडिंग में कि फाइनली ही एक्चुअली सक्सीडेड इन ब्रीडिंग स्ट्रेन थ्रू बैक क्रॉसिंग इनटू वन पेरेंट स्ट्रेन, तो उससे डिजीज रेजिस्टेंस मिल गया, तो पौधों का जो पैथोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो गया। अब मेक्सिको में सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं था और इस वजह से भी बहुत अच्छी फसलें हुई, और इन्होंने सेमी ड्वार्फ स्टेन्स मतलब बौनी और अर्ध बौनी फसलें बनाना शुरू की। तो जितनी कम हाइट होती थी उससे उनका तना मोटा हो जाता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हैवी सीड्स थी, सीड हेड्स थे, वो टूटते नहीं थे हार्वेस्ट के पहले, और जो लंबे वाले होते थे वो थोड़े बहुत हवा में ही टूट जाते थे। अगर बहुत हैवी ऊपर निकल के आता था गेहूं का तो उससे टूट जाते थे वजन से हार्वेस्ट के पहले ही। तो बौनी और अर्ध बौनी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, ये फील्ड एक्सपेरिमेंट कर करके प्रैक्टिकली नॉर्मन बोरलॉग ने करके दिखाया, करके दिखाएंगे। तो लाइफ ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये पूरा का पूरा बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक मुझे मिला तो मैं ले आया, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग साहब को नोबेल पीस प्राइज मिला, और बेसिकली 1970 में मिला कि दुनिया भर में अगर भोजन होगा तो शांति होगी, और उन्होंने इतना बड़ा रोल उसमें प्ले किया। और इन्होंने ही कम से कम
14 देशों तक डायरेक्टली ये पूरी की पूरी रिसर्च को फैलाया। मैक्सिको से शुरू हुआ था, फिर इंडिया और पाकिस्तान में आया और दोनों फूड सफिशिएंट हो गए। तो ये भारत का उस वक्त सौभाग्य रहा कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट शुरू किया और वो साइंस सारी दुनिया में फैलाया। अमेरिका ने अपने स्वार्थ से किया, पॉलिटिकल स्वार्थ से, लेकिन फायदा तो सबको हुआ। और भारत में उतना विजन था कि हमने एब्जॉर्ब किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो आज हम जानते हैं 300 मिलियन टन क्रॉस कर गया फूड ग्रेन में और हॉर्टिकल्चर में। इस कहानी में मजा आया कि नहीं? तो इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर दो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की पूरी पॉलिटिकल कहानी क्या रही, ठीक है कि नहीं? तो फिर आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरह 1950 में हम कहाँ थे, 51 मिलियन टन पे गाड़ी अटक जाती थी, वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स मिलाकर। और फिर आज की तारीख में हम 303 मिलियन टन्स पर आ गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और आप देख ही सकते हैं कि 1960s और 70s के बाद से वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुआ, जिसने भारत की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को बदल के रख दिया। आज तो हम सिरमौर हैं, राजा हैं। आज हॉर्टिकल्चर हो, ऐसी कोई सब्जी नहीं, ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई स्पाइस नहीं जिसमें हम नंबर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 नहीं है दुनिया में। और फूड ग्रेन्स में भी अब हम बहुत आगे निकल गए हैं। इसी वजह से भारत की एक बड़ी तगड़ी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नीति भी है, जिसमें हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। 2018 में लेटेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नीति आई थी। हालांकि बहुत सारे दूसरे डोमेस्टिक कारणों से वो नीति इतनी सफल नहीं हो पाई, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन सडन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट जब लोकल इन्फ्लेशन बढ़ता वगैरह। लेकिन ओवरऑल नंबर्स आर एक्सट्रीमली इंप्रेसिव। इसी वजह से WTO में पश्चिमी देशों का हम पे दबाव बहुत ज्यादा है। पश्चिमी देश जो खुद सब्सिडी में भयंकर फ्रॉड करते हैं, खुद भयंकर सब्सिडियां देते हैं, 1988 की प्राइस पे 10% की सीलिंग तय कर दी और भारत को रोकते हैं। तो भारत ने 2013 में मना कर दिया था कि हम किसी भी तरह 10% की सीलिंग में पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की अमाउंट को हिस्से नहीं मानेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में है ना, 2013 में यूपीए 2 की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। पैंडेमिक में जिन 2 चीजों ने करोड़ों लोगों को मरने से बचाया, एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और दूसरा था आपका राष्ट्रीय जो रोजगार गारंटी योजना मनरेगा है। पहले ने पेट भरा और दूसरे ने कुछ हद तक काम देने का प्रयास किया। इस तरह से ये जब कानून बना एनएफएसए का, तो उसमें जो पब्लिक भंडारण करना था उसके वॉल्यूम को भी उन्होंने सब्सिडी में ले लिया था। भारत 2013 से अड़ा हुआ, उस चक्कर में दोहा डिक्लेरेशन का फाइनल सबमिशन भी नहीं हो पा रहा है, कंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। भारत छोड़ भी नहीं सकता, चाइना उस मामले में भारत के साथ है। तो मुझे एक बार बताइएगा दोहा डिक्लेरेशन क्या होता है। अब सक्सेस रेसिपी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? कोई आपसे पूछे कि क्या सीक्रेट फॉर्मूला है दादा हरित क्रांति का, ये 10 एलिमेंट एक साथ आ गए। और भारत में हरित क्रांति इतनी जबरदस्त सक्सेसफुल 10 कारणों से हुई। All 10 came together, of which the first 3 were the most important. The remaining are supplementary. लेकिन जो पहले 3 कारण थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे। सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? तो मतलब सीरीज अच्छे से चलाती रहनी है ना आगे मुझे। अब आपका प्यार, सहयोग, समर्थन सब रहेगा, पूरे जोश के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे। कमेंट थ्रेड में एक बार करके दिखाएंगे, लिख दो पूरे जोश से भैया, अपना तो नारा ही वो है। पॉजिटिव स्पिरिट से करेंगे, महीनों आपको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिर आपकी तरफ से बढ़िया प्यारा मजेदार रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये सफलता का जो फॉर्मूला है, सबसे बड़ा कारण बताते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो जो उच्च उपज की किस्में हैं जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलोग ने विकसित की थी, सारी दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ये सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा हो गया बेटर इरिगेशन। तो जब वास्तविक रूप से इरिगेशन उपलब्ध होने लगा, हम सिर्फ रेनफेड की बात नहीं कर रहे हैं, उसने बहुत मदद की। और तीसरा था केमिकल फर्टिलाइजर। 1 2 3 ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण थे। फिर उसके बाद आते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, कीटनाशक जो सारे रासायनिक थे। अब उनका नुकसान हमको आज 30-40 साल बाद समझ में आ रहा है। कमांड एरिया डेवलपमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग का कंसोलिडेशन, भूमि सुधार सारे राज्यों में ढंग से हो नहीं पाए और इसीलिए गरीबी और लैंडलेस लेबरर्स की प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। सरप्लस भूमि का आवंटन होगा और जमींदारी प्रथा खत्म होगी, कुछ हद तक हुआ भी, लेकिन फिर बेनामी होल्डिंग्स और दूसरी चीजों ने भारत में सरप्लस होल्डिंग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड बहुत ज्यादा बना के रखा है। और आज की तारीख में अगर आप भारत का जिनी कोएफिशिएंट देखेंगे तो अनऑफिशियली 0.3637 है और ऑफिशियली 0.3637 है। और अनऑफिशियली जब एक्सपर्ट्स बताते हैं ग्राउंड पे काम करके तो बोलते हैं कि 0.6-0.65 से ज़्यादा। मे बी इंडिया हैज़ नाउ बिकम फ्रॉम वेल्थ एंड इनकम परस्पेक्टिव वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। क्योंकि एक तरफ आप के शेप रिकवरी देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट का बूम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरे हिस्से आर्थिक दौड़ में बाहर हो रहे हैं। वो अच्छी बात नहीं है लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी के लिए। तो जिनी कोएफिशिएंट उसकी बात करता है। अब आपको बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। अभी हाल ही में आपको मालूम है नीति आयोग हर साल वो SDG का इंडेक्स निकालता है, मालूम है ना, इस साल का भी आ गया है। उसमें जो SDG 10 है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, मालूम है ना आपको। उसमें अभी तक यूज होता था जिनी कोएफिशिएंट,
वो जो जिनी इंडेक्स या जिनी कोएफिशिएंट है, इस साल से नीति आयोग ने यूज करना बंद कर दिया है। अब समझदार को इशारा काफी, आप समझ ही लीजिए कौन है चेयरमैन नीति आयोग के नाम बताएं और कौन है सीईओ, दोनों का नाम बताएं। फिर उसके बाद हम आते हैं फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट। किसानों को सिर्फ मनी लेंडर्स पे नहीं बल्कि बैंकों पर भी एक भरोसा होना चाहिए कि हमको यहाँ से फॉर्मल क्रेडिट मिलेगा, तो उस क्रेडिट से किसान लैंड इंप्रूवमेंट करेगा, बात समझ में आएगा ना, वो लोन लेके, और ये काफ़ी हुआ भी है। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें बनाना, मैकेनाइजेशन ऑफ फार्म, इन सब चीज़ों ने सन 2000 के दशक में बहुत गति इसमें दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हजारों ग्रामों को जोड़ पाई, इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत काम हुआ। और फिर मोदी सरकार ने आखिरी गांव तक बिजली पहुंचाने की बात की, सौभाग्य बिजली योजना भी आई, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो था एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट। तो जो 70s और 80s में किसानों को एक गारंटी मिली कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हम खरीदेंगे, तो एक मोटिवेशन था कि भाई उगाओ। और फिर वो पूरा सिस्टम कुछ राज्यों में इतना बढ़िया बन गया कि आज 40 साल हो गए और उसका फायदा किसानों को मिलता जा रहा है। तो नेचुरली एक रूरल एलीट क्लास भी बनता चला गया, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसके टैक्सेशन में बहुत सारी कमियां हैं, एंड एज सच एग्रीकल्चरल इनकम इज नॉट टैक्स विद अ लॉट ऑफ कैवियट्स इन बिटवीन। कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो थोड़ा सा आगे लेंगे कभी। आप चाहेंगे मैं आपसे टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम पे बात करूं? बताइए अगले लेक्चर में आप क्या चाहोगे इकोनॉमी के मैं क्या पढ़ाऊं, बता दो एक बार। सिलेबस से बताना भैया, हाँ ऐसे मत बताना। तो अब अगर आप ये 3 बड़े मुद्दे देखते हैं कि भाई ऐसी क्या चीजें थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की 1 2 3, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो ये नॉर्मन बोरलॉग वाली कहानी है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रति हमारे जो HYV सीड्स होते हैं उनका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है। मैच्योरिंग का पीरियड कम रहता है, मतलब परिपक्वता का पीरियड, और उस वजह से डबल क्रॉपिंग हो सकती है, साल में 2 फसलें आप निकाल सकते हो। समझ में आया ना? अब ओरिजिनली आप अगर ब्रिटेन में जाओगे 17वीं सदी के ब्रिटेन में, तो पहली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुई थी, जिसमें ये मल्टीपल क्रॉपिंग्स का और किस तरह से बीजों को जल्दी से ज़मीन में बोना और कैसे बेटर हार्वेस्टिंग करना, ऐसे 5-7 बहुत बड़े इनोवेशन हो गए थे, सारे प्राइवेट लोगों के इनोवेशंस थे। उससे क्या हुआ, ब्रिटेन की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 100 सालों में कई गुना बढ़ गई थी। उससे यह हुआ कि लाखों लोग ब्रिटेन के गांवों के फ्री हो गए, जिससे यह हुआ कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए मैन पावर मिल गई। ये मतलब बहुत ही मजेदार कहानी है ब्रिटेन की, कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और पैरेलल में उनका पूरा दुनिया का कोलोनाइजेशन। इट्स अ रिमार्केबल स्टोरी। ब्रिटेन में एक और बहुत रिमार्केबल चीज 1215 में हुई थी, मैग्ना कार्टा। कितनों ने सुना है मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम? बताइएगा। आज का दुनिया भर का ये पूरा कॉमन लॉ सिस्टम और रूल ऑफ लॉ और ये सब चीजें जो हैं, इसका ओरिजिनल बीज पड़ा था। अभी बीज की बात हो रही है इसलिए मैग्ना कार्टा में बीज पड़ा था भैया इन सब चीज़ों का। अब इनके तने जो हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट स्टेम्स। बात की थी ना हमने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की, तो वो फर्टिलाइजर का लोड बहुत अच्छे से ले लेते हैं, हवा से होने वाले डैमेज को रेजिस्ट कर लेते हैं, और लीफ का साइज बड़ा होने से फोटोसिंथेसिस एकदम मस्त चलती है। ऑल अदर इनपुट्स वर लिंक्ड विद HIV सीड। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा था कि ये जो HIV सीड्स हैं, इसने भारत की जो एक इमेज बन गई थी बेगिंग बोल, उससे भारत को निजात दिला दी। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा काम किया कि क्योंकि अब यील्ड्स बढ़ गई थी, इस वजह से हमें ज्यादा वनों की कटाई नहीं करनी पड़ रही है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया कम होगा तो जमीन ज्यादा लगेगी खाना ज्यादा उगाने के लिए, फूड ग्रेन उगाने के लिए। अब अगर कम जगह से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं तो उतने वन आपके बचेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे वनों को बचाने में भी बहुत बड़ा रोल, ये एक अच्छा लिंक है इसके बीच में। समझ में आ गया आपको? तो HIV जो था, HYV नॉट HIV, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स थी प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक पारंपरिक किसान को एक कमर्शियल प्रोड्यूसर बना दिया। प्रोफेसर दातवाला ने कहा था आपका पूरा मेथड पॉवर्टी एस्टिमेशन में काम आता है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन पे से याद आया दोस्तों, भारत में 3-4 बड़े नाम बताओ गरीबी आकलन के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया। और भारत का क्या आपको पता है पिछला पॉवर्टी एस्टिमेट कब आया था? 2011-12 में। इंडिया फॉर द पास्ट 10 years हैज हैड नो रिविजन ऑफ डेटा ऑन पॉवर्टी। आज हमारे पास लेटेस्ट पॉवर्टी का कोई डेटा नहीं है, ऑफिशियल डेटा सरकारी। पिछला ऑफिशियल डेटा 11-12 में आया था, उसके बाद एक भी ऑफिशियली अप्रूव्ड रिपोर्ट नहीं आई है। 10 सालों में कोई भी पॉवर्टी का अपडेशन नहीं हुआ है। तो प्रोफेसर दातवाला ने कहा था कि वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ने हमें सीरियल्स प्रोडक्शन, सीरियल है ना खाद्यान्न, गेहूं, चावल और बाकी के सारे कोर्स ग्रेन्स या जिनको न्यूट्री मिलेट्स कहते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड सब्सटैंशियली इंक्रीज मॉडर्न इनपुट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन जो है ना, राष्ट्रीय बीज निगम, वो बना 1963 में।
और उसको बनाया गया फॉर ब्रीडर सीड्स एंड सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स, उसके खुद के फार्म से जिसमें ये बनता था। और ऐसा पूरा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का एक स्ट्रक्चर, स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन का एक पूरा ढांचा भारत में खड़ा हो गया। आपको बात समझ में आई? सर्टिफाइड सीड इज द फाइनल स्टेज इन सीड प्रोडक्शन चेन। फाउंडेशन सीड से शुरू होता है। फिर उसी तरह राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम 1977 में वर्ल्ड बैंक के साथ 9 राज्यों में शुरू हुआ। तो बीजों पर इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट 15 सालों में किया गया कि पूरी कहानी 1980s आते आते बदल गई। ये है साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत। अगर इसको सही ढंग से करें, समाज का बहुत भला करके जाता है। बारीक चीजें हमने देखी हैं, उम्मीद करूंगा ये 10 फैक्टर्स आपको याद रहेंगे। इसमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, बाकी तो मैं अपने कोर्सेज में अलग से पढ़ाता हूं। आप कोर्सेज ज्वाइन करें, उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज। अब भारत का जो रेनफॉल है वो अनरिलायबल है, इरेगुलर है, सीजनल है, लेकिन 3 साल से हम हिंदुस्तानियों की किस्मत चमक रही है, बुलंद है भैया। 2021 विल बी द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर आफ्टर 1 सेंचुरी ऑफ नॉर्मल मानसून। समझ गए? इस साल हमारा मानसून नॉर्मल होने वाला है और ये लगातार तीसरा साल होगा, ऐसा 100 साल के बाद हो रहा है। तो मुझे मानसून पे से याद आया लॉन्ग पीरियड एवरेज। क्या होता है एलपीए? लॉन्ग पीरियड एवरेज। बताइए उसकी परिभाषा। और क्या हाल ही में उसको आईएमडी ने चेंज किया है? एलपीए को बढ़ाया है, घटाया है, क्या किया है? मानसून पे से एक चीज और याद आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के लोगों के सबसे ओरिजिनल एंसेस्टर्स माने जाते हैं। डीएनए स्टडीज ने क्या क्या साबित कर दिया, पूछो ही मत। डीएनए गजब की चीज है भाई। आपका डीएनए निकालो तो पिछले 50,000 साल में आपके एंसेस्टर्स कहां से हैं, डीप एंसेस्ट्री बता देते हैं आजकल। मतलब एक मेटा लेवल पे, ऐसा नहीं कि उस दिन वो सुबह घर से ऐसा निकला, चाय पी, इतना नहीं बता पाएंगे, लेकिन 200 सालों में ये हुआ, 500 में हुआ, इस लेवल तक का बता रहे हैं, विच इज रिमार्केबल। आई मीन इट्स अ टाइम मशीन एक्चुअली। तो डीएनए सीक्वेंसिंग ने दुनिया का खेल ही बदल दिया और इतिहास में झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। सिंधु घाटी 8 सदियों तक कम बारिश से जूझती रही थी और इस वजह से 1000 से ज्यादा खूबसूरत शहरी सभ्यता का कोलैप्स हो गया, क्योंकि पानी नहीं आएगा, कम आएगा, इरेगुलर आएगा, तो आप रेनफेड इरिगेशन को कब तक चला पाओगे, और वो दिक्कत हो गई। इसीलिए आज हम जब इरिगेशन की बात करते हैं तो ये सारे ऐतिहासिक तथ्य भी काम आते हैं। आपको अप्रोच में मजा आ रहा है ना? मैं सब चीजें एक साथ ही पढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, इससे एक दिमाग के सारे तार झंझना जाते हैं। तो HYV सीड्स दे वर्क बेस्ट इफ वाटर इज अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल वही था कि ग्राउंड वाटर यूज करेंगे कि सरफेस वाटर। तो जो भूजल है वो बेसिकली आपने पंप लगा दिए, सस्ती बिजली दे दी, या ट्यूबवेल लगा दिया, किसान ने बटन दबाया, पानी निकाल लिया। अब ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता का बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉर्मल इरिगेशन तो इतना कभी फैल ही नहीं पाया, आज भी उतना नहीं फैल पाया है, और हमने भूजल से खींचा पानी खूब तबीयत से। तो इसलिए पूरे भारत भर में वाटर टेबल्स नीचे हो गए, एक्वाइफर खाली होने लग गए, जल भ्रत, और वाटर टेबल का रिचार्जिंग समय पे हुआ नहीं और डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग हुई तो पानी और खींचा। फिर महाराष्ट्र जैसे वाटर स्ट्रेस क्षेत्रों में शुगर केन का उगना, राइस का उगना कई जगह, तो वो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं। वैसे राइस की एक बहुत मजेदार बात है, ओरिजिनली इट इज नॉट एन एक्वेटिक क्रॉप, फार्मर्स हैव टर्न्ड इट इनटू एन एक्वेटिक क्रॉप फॉर वेरियस रीजंस। तो साथियों ये इरिगेशन का कमाल था, ग्राउंड वाटर रेवोल्यूशन भी इसको कहा गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया ही ग्राउंड वाटर से, लेकिन आज उसका हम दुष्परिणाम देख रहे हैं। और तीसरी थी केमिकल फर्टिलाइजर, भर भर के रासायनिक उर्वरक डले, और ये एक्चुअली पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी बनी। आज की तारीख में दसों हजारों करोड़ों की सब्सिडी। अरे भाई भारत की 3 बड़ी सब्सिडीज है ना, FFF, फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल। फ्यूल सब्सिडी तो सरकार ने प्रैक्टिकली जीरो कर दी। अब 100 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए डीजल, तो काहे की फ्यूल सब्सिडी, वो तो प्रैक्टिकली सरकार ने बोझ ही हटा दिया। और इनफैक्ट कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा तो सरकार फ्यूल टैक्स में कमा गई इस साल। बचे हैं फूड एंड फर्टिलाइजर, ये सरकार कम नहीं कर पाई, और इसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन एनपीके का रेशियो जो है वो मेंटेन करना है, यूरिया सब्सिडी के चक्कर में वो रेशियो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो मैंने आपको टॉप 3 चीजें जो थी वो अच्छे से बता दी हैं, बाकी की और 10 चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को एक बड़ा सम्मानजनक स्थान दिया। और आज बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, जो बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल की होगी। आज का हमारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन 1 आपके सामने है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तीनों के उत्तर कमेंट थ्रेड में ABC करके फटाफट दो। क्या है मुझे नहीं पता, आप देंगे 1 2 3 करके देते चलिए, ताकि अगर आपका पार्टिसिपेशन दिखेगा तो मैं ये क्वेश्चंस लाते रहूंगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब 16 सेशन हो गए, 3-3 मैंने आपको दे दी, जोड़ के बताओ कितने दे दिए। और ये रहा आज का हमारा सब्जेक्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है और बिल्कुल ऐसे परीक्षाओं में आए हैं, आगे भी आएंगे, तैयारी रखिए।
तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अब हम सेशन समाप्त करें। अगर आपको ये सब एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आने वाले कोर्सेज में ज़रूर एनरोल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप हमारा हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सुबह आता है, वो देख रहे हो बराबर से। पीआईबी एनालिसिस हमारी टीम दोपहर को जारी करती है, वो देख लिया। और ये तो हमारी सीरीज चली रही है। तो मेरी तरफ से इतना ही। कल मिलेंगे आपसे सेशन 17 में, साइंस और टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है बोलो भैया, वो पढ़ा देंगे। नमस्कार, जय हिंद।